हेलो बच्चों। ठोस अवस्था के अगले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ठोसों के वर्गीकरण की। ठोसों को हम उनके कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ठोसों को हम उनके कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमोर्फस सॉलिड। क्या अंतर होता है इन दोनों में, हम जरा डायग्राम से समझते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण बहुत अधिक परास तक एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इस डायग्राम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में यदि हम जाते हैं तो परमाणु या कण या आयन जो है वो एक जैसी ही परास में ही अरेंज है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हमको ट्रांसलेट करें तो दोज सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर अरेंज टू अ लार्ज रेंज इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आयनिक पदार्थ हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, तो आयनिक पदार्थों को, आयनिक सब्सटेंस को हम इसकी कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, उन सबको भी हम इस कैटेगरी में रखेंगे। इन्हीं ठोसों के बारे में एक और ख़ास बात है कि इनको हम ट्रू सॉलिड्स या वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पिघले हुए ठोस को ठंडा किया जाता है तो ठंडा करने पर इनके जो कण होते हैं वो इनकी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, ट्रू सॉलिड्स कहा जाएगा या वास्तविक ठोस कहा जाएगा, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो ठोस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, अमोर्फस सॉलिड्स या अक्रिस्टलीय ठोस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे कि हमने कणों की व्यवस्था जमाई, माना कि ये जो कण हैं एक्स एक्सिस में जमे हुए हैं, यदि हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कोई परमाणु लैप्स हो गया, कोई गायब हो जाता है यहाँ से, तब इन ठोसों में इनकी जो रेगुलरिटी है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती। तो डेफिनेशन क्या बनी, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अल्प परास में ही एक निश्चित ज्यामिति में पाए जाते हैं तो उनको कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड्स। दो सॉलिड्स in which constituting particles are not regularly arranged in a definite range, ओके। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल होंगे। इन्हीं ठोसों को हमने एक और नाम दिया है, क्या नाम है इनका, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों कहा गया है या अतिशीतित द्रव क्यों कहा गया है, जब पिघले हुए ठोस को अचानक से ठंडा किया जाएगा, अब जैसे कि अचानक ठंडा किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन होगा, तो जितने भी पार्टिकल जिस पोजीशन पर अरेंज होंगे वो उसी पोजीशन पर ही रह जाएंगे, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव। अब हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं जिसको हम शीतलन वक्र कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए एक वक्र बनाया गया है टेम्परेचर और टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस ग्राफ को कहा जाता है शीतलन वक्र। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे किसकी, शीतलन वक्र की। शीतलन वक्र मतलब कूलेंट कर्व, कूलेंट कर्व। हमने भी बात करी थी कि यदि टेम्परेचर T और टाइम T के मध्य में ग्राफ खींचा जाए तो पिघले हुए सॉलिड को जब हम ठंडा करते हैं, माना कि हमारे इस पॉइंट पर वो जो ठोस सब्सटेंस था वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में, हम इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, तो जब इसका टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे इसके टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, देन इट बिकम्स चेंज टू अनदर स्टेट। यदि हम इनको पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी कहते हैं, तो जो बी सी पॉइंट है, ये जो बी सी पॉइंट कर्व आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ए पॉइंट पर वो सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, और डी पॉइंट पर वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको इस ग्राफ से दिखाई दे रहा होगा कि बी सी पॉइंट पर उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, यानी हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट पर जो ताप होता है वो इनका कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ये जो वक्र है, इस वक्र को हम कहते हैं असतत, नॉन कंटिन्यूस कर्व। इसी प्रकार से यदि हम अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए कर्व की बात करें तो टेम्परेचर एंड टाइम, इन दोनों के रेस्पेक्ट में यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा आता है,
एक कंटिन्यूस टाइप का आता है। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस टाइप, यानी इसके किसी पॉइंट पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सतत वक्र किसके लिए हो गया हमारे लिए, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए, और असतत वक्र किसके लिए हो गया, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच अंतर की। क्या अंतर होता है क्रिस्टलीय ठोसों में और अक्रिस्टलीय ठोसों में? पहला अंतर तो ये है कि इनमें कणों की जो ज्यामिति है, कणों की ज्यामिति निश्चित होती है, जबकि यहाँ पर यह अनिश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की ज्यामिति कैसी होगी, अनिश्चित होगी। दूसरा बिंदु क्या है कि अवयवी कण, जो अवयवी कण होते हैं इसके कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो एक रेगुलर क्रम में, कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर फॉर्म। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कणों की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, अनिश्चित होगी, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम में देखा था। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पर इनका ताप जो है वो कैसा होगा, स्थिर होगा। मेल्टिंग पॉइंट पर इनका ताप स्थिर होगा, जबकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्थिर नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट स्थिर नहीं होता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चौथा बिंदु क्या है, हमने भी इनको एक नाम दिया था, वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस, इनको ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका जब निर्माण किया जाता है तो द्रव को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। वास्तविक ठोस क्यों कहा, द्रव को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तब इन ठोसों का निर्माण होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें तो हमने इनको क्या नाम दिया था, अतिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड हमने इनको कहा था। क्यों कहा, क्योंकि द्रव को यहाँ पर ठंडा कैसे किया, द्रव को अचानक ठंडा किया, तो द्रव को अचानक ठंडा करने के कारण हमने इनको क्या नाम दिया, अतिशीतित द्रव नाम दिया। ठीक है बच्चों, एक और जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो क्या है, इनमें गुण पाया जाता है, उसको कहा जाता है विषम देशिकता। ठीक है, ये गुण इनमें पाया जाता है, यानी इसको कहा जाता है एनआइसोट्रोपी की प्रॉपर्टी में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। माना कि हमारे पास एक क्रिस्टल है, या हमारे पास एक ठोस है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का ठोस है। हमने इसको इस प्रकार से इंडिकेट किया, आप जरा इसको समझें कि इस प्रकार से हमने इसको डायग्राम में ड्रॉ किया। ठीक है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको भी ब्लैक कर देते हैं, ये भी ब्लैक हो जाता है, इसको भी ब्लैक कर दे और इसको भी ब्लैक कर दे। तो हम ये मान लेते हैं कि ब्लैक वाले जो पार्टिकल हैं ये तो हो गए Na+, ब्लैक वाले को तो क्या मान ले हम, Na+, और जो खुले हुए हैं या जो ब्लैक नहीं हो रहे हैं उसको हम मान लेते हैं Cl-। तो हम क्या देखते हैं कि सपोज एक एक्सिस है, जेड एक्सिस मान लेते हैं, हम जेड एक्सिस पर गए, तो जेड एक्सिस पर जाने पर हमको केवल कौन से पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल Na+ दिख रहा है आपको डायग्राम में। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस में आ जाएं तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें Na+ भी आ गए और Cl- भी आ गए। दो एक्सिस हैं, मान लो ये A एक्सिस मान लो और ये B एक्सिस मान लो, तो दो अलग अलग एक्सिस पर जाने पर हमको परमाणुओं की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वो हमको डिफरेंट दिखाई दी। बस यही इसकी डेफिनेशन है। तो परिभाषा क्या बनी कि ऐसे ठोस जिनमें भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके भौतिक गुण, जैसे कि अपवर्तनांक, चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, गलनांक, इन सब के मान भिन्न भिन्न हो जाएं, डिफर हो जाएं, तब इस गुण को क्या कहा जाता है, विषम देशिकता कहा जाता है। और ऐसे ठोसों को कहा जाता है विषम देशिक ठोस। इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो दो सॉलिड्स इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जस्ट लाइक refractive index, conductivity, mechanical strength, these are different
in different direction. Therefore, this property is known as anisotropy and the solids are known as anisotrope या एनाइसोट्रॉप सॉलिड्स। ओके बच्चों, इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ की भी इनकी एक प्रॉपर्टी है, उसको कहा जाता है समदेशिकता। समदेशिकता यानी आइसोट्रोपी। समदेशिकता यानी आइसोट्रोपी इसको कहा जाएगा। यानी इन परमाणुओं की किसी भी अक्ष में जाने पर हमको इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या इनका मेल्टिंग पॉइंट है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हमको एक जैसे ही दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है समदेशिकता। तो समदेशिकता एक बार बोर्ड में पूछा गया है परिभाषा के रूप में, ऐसे कौन से ठोस हैं जिनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है, तो हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया अतिशीतित द्रव का एक एग्जाम्पल दीजिए, अतिशीतित द्रव का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो हम वो अतिशीतित द्रव का एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे कांच या रबर, ये हमारे अतिशीतित द्रव के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हम एक और प्रश्न लेकर के देखते हैं भी। चलो, तो अब हमारे पास में एक प्रश्न दिया हुआ है कि ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न भी है कि दिए गए ठोसों को आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, आणविक या अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। शायद 2012 बोर्ड में ये प्रश्न पूछा हुआ है, राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, तो आपके पास में अलग अलग कैटेगरी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे। इनको हमको कैटेगराइज करना है कि ये जो ठोस है वो आयनिक है या धात्विक है या सहसंयोजक है, आणविक है, तो आणविक में अध्रुवीय है या वो ध्रुवीय है या वो हाइड्रोजन बंधित है या अक्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम पता करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा P4O10, P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है का द्विलक होता है, P2O5 हम लोग जानते हैं तो उसका द्विलक है। तो ये किस प्रकार का ठोस हुआ, आणविक ठोस हुआ। ठीक है, ये आणविक ठोस है। ब्रास एक धातु यानी मिश्र धातु है, मिश्र धातु है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, धात्विक ठोस का एग्जाम्पल हुआ। हम इसको क्रिस्टलीय ठोस में डिफाइन कर सकते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये हमारा हो गया सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस हो गया। I2 जो है ये है अध्रुवीय आणविक ठोस, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। P4 भी जो है ये भी किस में आ जाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल हो गया। इधर देखें लिथियम ब्रोमाइड धातु अधातु, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। रुबिडियम धातु है इसलिए हम इसको कह देंगे धात्विक ठोस। अमोनियम फास्फेट जो है ये आपको दिख रहा होगा कि ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आयनिक पदार्थ है तो ये आयनिक ठोस हो गया। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये सहसंयोजक ठोस हुआ, पढ़ चुके हैं हम लोग, सहसंयोजक ठोस है। प्लास्टिक जो है ये किस में आ जाएगा, अभी हमने बात करी थी, तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस तो है ही सही, इसके साथ में ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस भी हुआ। हीरा भी क्रिस्टलीय होता है। जितने भी आयनिक पदार्थ हैं जैसे कि ये हो गया या फिर हमारे पास में लिथियम ब्रोमाइड हो गया, ये भी हमारे क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो आप जरा एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे जो ठोस होते हैं उनके अंदर हम उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या क्या टर्म्स हमको यूज लेनी होगी। तो कुछ टर्म्स हमारे पास हैं जैसे त्रिविम जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। दूसरी टर्म जो है हमारे पास है वो है मात्र कोष्टिका या इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल। तीसरा पॉइंट हमारे पास है फलक यानी फेस। और चौथा है हमारे पास कोर या किनारा या फिर एज। जरा हम बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब को हम एक घन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। अब जैसा कि आप इसको देख रहे होंगे कि इसमें छोटे छोटे से कई सारे क्यूब्स हैं, तो ये जो छोटे छोटे क्यूब्स आपस में मिलकर के जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मिलकर के, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मिलकर के, आपस में मिलकर के इस बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस बड़ी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, त्रिविम जालक नाम देते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। The largest unit formed by the unit cells in regularly arrangement in 3 dimensionals. Okay? और जो इसकी जो छोटी यूनिट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर का जो अकेली जो छोटी यूनिट है, इस छोटी यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, मात्र कोष्टिका या यूनिट सेल, या इसको हिंदी में हम इकाई कोष्टिका भी नाम देते हैं। ठीक है,
अगर हम इस पूरी को एक डाइस को हम एक जैसा क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, आप इस पूरे को एक जैसा छोटा सा यूनिट सेल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इसके प्लेन सरफेस हैं दिख रहे होंगे आपको, ये जो प्लेन सरफेस हैं जो इस क्लोज सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन क्लोज फेस को, इसको हम क्या नाम देते हैं, फलक नाम देते हैं। द प्लेन surfaces which bound to each other and form a closed cube-like structure is known as फलक और फेस, इसको हम फेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल फेस कितनी हुई हमारे पास, इसमें जरा हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसके नीचे वाली 6, तो टोटल फलक हमारे पास कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, फलकों की संख्या एक क्यूब के अंदर, एक घन के अंदर कितनी होती है, 6 होती हैं। अब बात करते हैं कोर या किनारा। कोर या किनारा, जैसा आपको दिख रहा होगा किनारा, किनारा एक ऐसी लाइन होती है जो दो फेस को आपस में लिंक करती है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, एक फेस ये हो गई, एक फेस ये हो गई, इन दोनों फेस को मिलाने वाली जो लाइन है, द लाइन विच जॉइन टू प्लेन सर्फेसेज और फेसेज इज नोन एज एज। तो कोर या किनारा क्या है, एक ऐसी रेखा जो दो फलकों को आपस में मिलाती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कोर या किनारा। जरा आप इसको ध्यान से देख के बताओ, और बताओ कि इसमें कितने किनारे हैं, आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे की तरफ 9 10 11 एंड 12। तो टोटल किनारों की संख्या यहाँ पर कितनी है अपने पास में, 12 किनारे हमारे पास यहाँ पर हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। यूनिट सेल या इकाई कोशिका क्या कहते हैं, किसे कहते हैं हम, सबसे छोटी इकाई जो परस्पर मिलकर के एक बड़ी संरचना का निर्माण, जटिल संरचना का निर्माण करती हैं, जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, हम उसको नाम देते हैं मात्र कोशिका। और त्रिविम जालक या क्रिस्टल लैटिस किसे कहेंगे, कि मात्र कोशिकाओं के परस्पर XYZ अक्ष में मिलने से जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, उस सबसे बड़ी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक नाम देते हैं। फलक या फेस किसे कहेंगे, कि किसी घन के वो समतल पृष्ठ जो आपस में मिलकर के एक बंद घन का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, फलक। एक घन के अंदर या क्यूब के अंदर फलकों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कोर या किनारा या एज किसे कहते हैं, एक ऐसी सरल रेखा जो दो फलकों को परस्पर मिलाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोर या किनारा नाम देते हैं। तो एक घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ओके बच्चों, समझ में आ गई सबको बात, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एकक कोशिकाओं के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि इकाई कोशिकाएं जो आपस में मिलकर के एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर रही हैं, तो वो कितने प्रकार की होती हैं। तो एकक कोशिकाओं को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से सबसे पहले आती है सिंपल क्यूबिक। सबसे पहले कौन सी आती है, सिंपल क्यूबिक। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरल एकक कोशिका, या हम इसी को ही कहते हैं आद्य एकक कोशिका, या हम इसी को ही कहते हैं बेसिक यूनिट सेल। बेसिक यूनिट सेल भी इसको कहते हैं। किसे कहा जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हम एक घन का निर्माण करते हैं, और इस घन को आप देख रहे होंगे कि हमने इसको इस प्रकार से बनाया, तो ये हमने एक घन का निर्माण किया। तो ऐसी ज्यामिति या ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 8 परमाणु एक घन के कोनों पर उपस्थित हों, दिख रहा है आपको, मैं डॉटेड कर रहा हूँ इसको, तो 8 परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। कितने परमाणु हमारे पास, 8, और 8 ही कहाँ पर हैं, कोनों पर हैं, 8 परमाणु कोनों पर। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या यदि हमको निकालनी हो, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर या सरल या आद्य एकक कोशिका के अंदर हमको परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो परमाणुओं की संख्या बराबर 1/8 इंटू 8। 8 क्या चीज़ है यहाँ पर, कोने, और प्रत्येक कोने का हिस्सा कितना होता है, 1/8। अगर हम इसको देखें, पूरी एक कोशिका है, इसमें 8 परमाणु हैं, तो एक का हिस्सा कितना हो गया, एक कोने का हिस्सा कितना हो गया, 1/8 इंटू 8, यानी पूर्ण संख्या केवल कितनी आ रही है इसमें, 1 परमाणु। केवल कितनी आ रही है इसमें,
एक परमाणु आ रही है। सबको समझ में आ गई? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु केवल 8 कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, तो उसको कहा जाता है सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। और इसके अंदर जो है हमारे परमाणु की संख्या कितने निकल के आई? एक परमाणु। आपको याद रखना है, इन परमाणु की संख्या को हम आगे n से डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरी जो एकक कोष्ठिका है उसको हम कहते हैं, दूसरी का नाम क्या है? फलक, ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अच्छा, तो हमारे पास दूसरा जो एकक कोष्ठिका उसका नाम क्या है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें 8 परमाणु 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। दिख रहा है आपको? 8 कोने पर 8 परमाणु हैं। उसके अलावा 6 परमाणु इसके फेस के केंद्र पर भी हों। आपको दिख रहा है? ये जो पार्ट है ये इसका फेस है, तो 6 परमाणु इसके कहाँ पर होंगे? फेस के सेंटर पे भी होंगे। ओके बच्चों, ये दिखा आपको? एक ये इसके आगे वाले फेस पे और ये इसके पीछे वाले फेस पे। तो टोटल कितने परमाणु हो गए अंदर फेस पे? 6। और 8 परमाणु कहाँ पर हो गए? कोने पर। ये कहाँ पर है? 6 परमाणु। ये 6 परमाणु कहाँ पर हैं? फलक पर हैं। फलक पर 6 परमाणु। अब इसमें हम परमाणु की संख्या निकालें तो कैसे निकलेगी? 1/8 इंटू 8 तो इसके कॉर्नर्स हो गए। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 इंटू 6 क्या चीज़ है यहाँ पे? फलक। और हम जानते हैं कि जैसे एक कमरे की एक जो दीवार होती है वो इसके बाजू वाले कमरे का भी एक पार्ट होती है, तो 1/2 हो गया इसका हिस्सा। तो एक फलक का हिस्सा कितना होता है? 1/2। तो 1/2 इंटू 6, ये वैल्यू कितनी है? 3। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 3 + 1 = 4। 4 परमाणु। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 4 आ गई। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में परमाणु की संख्या की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले एकक कोष्ठिका की। चलो, तो हमारे पास में तीसरा जो एकक कोष्ठिका उसका नाम क्या है? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। किसे कहते हैं? ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें 8 परमाणु 8 कोनों पर तथा एक परमाणु पूरे के पूरे घन के केंद्र पर उपस्थित हो। ये इस घन का क्या हुआ? केंद्र हुआ। तो इस घन के केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होगा, तो उसको कहा जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हम इसमें बात करें परमाणु की संख्या की, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 8 कोनों पर 8 परमाणु बैठे हुए हैं और एक परमाणु जो है वो कहाँ पर है? केंद्र पर है। तो 1 इंटू केंद्र एक ही है, तो ये इसके केंद्र का हिस्सा हो गया। तो ये तो वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 = 2। तो 2 परमाणु हमारे पास यहाँ पर हैं। तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहेंगे हम? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु 8 कोनों की अतिरिक्त पूरे घन के केंद्र पर भी उपस्थित हों, तो हम उसको कहेंगे काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसी को बच्चों अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में चौथा जो हमारे पास है हम उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चौथे प्रकार की।